Morning, all of you. We are again here for the mechanics of solid lecture. As you all know, we solve numericals on composite bar. In a series of solving numericals on composite bar, in a present class, we further extend our lecture and solve more numericals. Okay? So, therefore, before wasting any further time, we directly go to our numerical and see the statement of the numerical. For this, I select a slightly more difficult numerical compared to previous ones. Okay, and let's see how it's solved. So first, this is the statement of numerical. You just see, and for simplicity and to understand the numerical, uh, let's see the pictorial representation of this numerical. Okay, now it's complete. Okay, now we go to the statement. The statement is a rigid horizontal bar AB. This is the rigid horizontal bar AB. Rigid bar AB. इसका क्या मतलब है रिजिड बार AB का? रिजिड बार AB का मतलब ये है कि जो ये फोर्स 48 किलो न्यूटन लग रहा है, इस फोर्स के लगने के कारण इस रिजिड बार AB में किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये रिजिड है. ठीक है, इसको ए से हिंज किया गया है. अब आपको पता है कि जो हिंज सपोर्ट होती है उसमें दो रिएक्शंस होते हैं, वर्टिकल रिएक्शंस भी होते हैं और इसके हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी होते हैं. और हिंज के पास किसी तरह का रेसिस्टिंग मोमेंट नहीं होता है. ठीक है, पहला चीज़ ये हो गया. और ये क्या है कि इस रिजिड बार को दो रड से हैंग किया गया है. स्टील की रड है और ब्रॉन्ज की रड है. और कुछ रिलेवेंट डेटा दिए हुए हैं, जैसे इसकी लेंथ दी हुई है 2.4 मीटर ब्रॉन्ज की, 1.2 मीटर लेंथ है, मतलब हाइट है स्टील के रड की. और स्टील की जो रड है वो 0.8 मीटर फ्रॉम द इंड ए से है, और जो ब्रॉन्ज की रड है वो 0.08 मीटर बी इंड से है. और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, वो है आपकी 1.6 मीटर. ठीक है, दोनों के बीच की सेपरेशन दी हुई है. दोनों रड्स की क्रॉस सेक्शन एरिया आपको नोन है. स्टील की आपकी 850 mm² है और ब्रॉन्ज की आपको 650 mm² है. ठीक है, और स्ट्रेस, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्ट्रेसेस इन ईच रड, दैट मीन सपोज अगर आप सिग्मा एस बोल दिया स्ट्रेस इन स्टील रड तो ये आपको अननोन है. सिग्मा इन ब्रॉन्ज, तो इसको अगर आपने सिग्मा बी बोल दिया तो ये अननोन है. और रिएक्शन एट पीवोट, अगर आपने इस रिएक्शन के पीवोट को इस हिंज के रिएक्शन को अगर आपने आर ए बोल दिया, ठीक है, तो ये आपके लिए अननोन है. ठीक है, आर ए इज़ अननोन. ठीक है, यहाँ एक चीज़ है कि अगर ये हिंज सपोर्ट है जिसकी दो रिएक्शंस होंगी, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा. दिक्कत यहाँ ये है कि चूंकि जो भी सारे फोर्सेस हैं, जो आपका एक्सटर्नल फोर्सेस है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. तो इस पिवोट की जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, जो कि ये हिंज है, इसकी क्या होगी, वैल्यू 0 होगी. दैट मीन्स अगर आपसे यहाँ जो रिएक्शन पूछ रहा है, टेक्निकली ये आपसे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस जो है इस सिस्टम पे, उसमें वो वर्टिकल डायरेक्शन में और किसी तरह का कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है. तो इस इंड ए पे जो रिएक्शन आएगा वो क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होगा. ठीक है, तो रिएक्शन हमने बोल दिया, ये अंडरस्टूड है कि ये वर्टिकली अप है, तो आर ए आपको अननोन है. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इट्स अ केस ऑफ कंपाउंड और कंपोजिट बार. तो फॉर द कंपाउंड एंड कंपोजिट बार वी हैव टू टूल्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, एंड द फर्स्ट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. जस्ट राइट डाउन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. ये क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड मोमेंट इज 0. ठीक है, एंड दूसरा क्या है कि कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन. कि अगर ये कंपाउंड बार है तो इसके आपस के डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्मेशन कंप्रेशन भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है, तो उनके बीच क्या रिलेशंस है. तो इसी दोनों टूल्स के हेल्प से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. तो अगर हम प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें तो हम लोग कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं. सपोज कर लीजिए कि उस फिगर को हम लोग रीड्रॉ करें तो चीज़ें और आसान हो जाएगी हम लोगों के लिए. लेट्स सी,
ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग सबसे पहले इस जो आपकी रिजिड बार ए बी है उसकी एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये आपकी रिजिड बार ए बी है, ठीक है। तो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स 48 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स ये जो रिजिड बार है ये नीचे की तरफ पुश होना चाहेगी। अब इसको दो रड से हैंग किया गया है, स्टील और ब्रॉन्ज से, मतलब ब्रॉन्ज के रड से। तो अब ड्यू टू दिस एक्सटर्नल लोड, ये चूंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इस रड्स में जो होगी फोर्स डेवलप होगी। हमने बोल दिया कि ये स्टील की रड है और ये ब्रॉन्ज की रड है, तो जो फोर्सेस डेवलप है स्टील और ब्रॉन्ज के रड में वो पी एस और पी बी है। ये पी एस और पी बी जो है इसकी डायरेक्शन देखिए वर्टिकली अपवार्ड है। तो ये जो डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड आपको यहाँ दिख रहा है वो इस रिजिड बार एफ बी मतलब ए बी के लिए है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपको इस रिजिड बार ए बी का एफ बी डी ड्रॉ करना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स आपको 48 किलो न्यूटन दिख रहा होगा, और हमने एज्यूम कर लिया कि लेट पी एस एंड पी बी द फोर्सेस डेवलप्ड इन स्टील एंड ब्रॉन्ज रड्स। ओके ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि ये जो रिजिड बार है वो रिजिड है, इसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं है। अब हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो क्या है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का पहला इक्वेशन क्या था, टू सॉल्व द कंपोजिट बार्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन क्या कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो इन अ चूजन रेफरेंस फ्रेम और अ पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यू कैन से। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस रिजिड बार पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम of rigid bar AB क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। यहाँ साइन कन्वेंशन हमारा होगा वर्टिकल अप पॉजिटिव है, वर्टिकल डाउन नेगेटिव है। तो देखिए अगर हम इस रिजिड बार ए बी के लिए फोर्स लिखना चाहें तो इस रिजिड बार पे तीन ही फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ जो पी एस और पी सी है, सॉरी पी बी है, वो फोर्सेस डेवलप्ड इन स्टील रड और फोर्सेस डेवलप इन ब्रंज रड है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल लोड। आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये फोर्स लगने के बाद ये जो मतलब हो क्या रहा है कि ये स्टील और ब्रॉन्ज की रड क्या कर रही है, इस रिजिड बार को एक तरह से हैंग कर रही है, ठीक है। तो जब हैंग कर रही है तो आफ्टर दिस लोड ये क्या करेगी, इसको अपनी तरफ पुल करेगी, मतलब अपनी तरफ खींचेगी। तो जस्ट लाइक रोप टेंशन हमने क्या कहा कि पी एस और पी बी की जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकली अपवार्ड होगी और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो पी एस एंड पी बी है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड मेंटेनिंग द साइन कन्वेंशन क्या होगा, वर्टिकली अप था पी पी एस, ओके, एंड पी बी जो ब्रॉन्ज में डेवलप्ड फोर्स थी -48 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इस रिजिड बार पे एक वर्टिकल रिएक्शंस भी आएगा, ठीक है, इस पिवोट का, इसको आपने बोल दिया कि ये आर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमने भी एज्यूम किया कि वर्टिकली अप है तो ये प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इसको हम लोग ये कर दें, साइंस को मेंटेन कर लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि पी एस प्लस पी बी प्लस आर इक्वल टू 48 किलो न्यूटन। यहाँ जो पी एस है ये क्या है, फोर्स इन स्टील रड, ठीक है। पीबी क्या है, फोर्स इन ब्रॉन्ज रड, और ये आर क्या था, पिवोट रिएक्शन जो हिंज पे था, ठीक है। आर क्या था, आपकी पिवोट रिएक्शन थी, ठीक है। अब यहाँ जो पी एस और पी बी है ये रिजिड बार पे लगने वाला फोर्स है, आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत करिएगा। ये एक ऐसा फोर्स है जो स्टील और ब्रॉन्ज की रड रिजिड बार पे लगा रही है। मतलब ये अगर हम इस पी एस और पी बी को देखें तो ये एक्चुअल में क्या है, फोर्सेस ऑन रिजिड बार
ड्यू टू रड, मतलब ड्यू टू रेस्पेक्टिव रड्स। ओके, ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं। अब ये चूंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एक कंडीशन और होता है कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इज जीरो as bar is in static equilibrium, that means summation of all the moment about any point is zero। तो यहाँ जो हमारे पास सबसे मोस्ट प्रेफर्ड पॉइंट क्या होगा, जो पिवोट आपको मैंने बताया था कि चूंकि हिंज सपोर्ट के पास किसी तरह का रेसिस्टिंग मोमेंट नहीं होता है, तो उसके अबाउट मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अगर आप उस फिगर को फिर से ड्रॉ करें, ठीक है, ओके, एक थोड़ा मिस्टेक है इसमें, यहाँ से एक फिक्स था ये, सॉरी, फिर यहाँ से इसको हिंज किया गया था, ये फिक्स था। ठीक है, ये इंड ए थी, ये फाइनल आपको ये बी थी, ए से आपकी स्टील की ये स्टील थी, और ये आपकी ब्रॉन्ज की वायर थी। ठीक है, यहाँ से हिंज से जो इसकी सेपरेशन थी वो थी आपकी 0.8 मीटर, और ये जो सेपरेशन थी आपकी ये थी 1.6 मीटर, और बी से जो इसकी सेपरेशन थी फिर अगेन सिमेट्रिक थी, वो थी आपकी 0.8 मीटर। ठीक है, अब जो फोर्सेस डेवलप हुए थे, अब हम क्या कर रहे थे, रिजिड बार ए बी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एफबीडी लिख रहे थे। तो यहाँ देखिए आप कि स्टील में कितना फोर्स डेवलप हो रहा था, पीएस, ब्रॉन्ज में डेवलप हो रहा था, पीबी। ठीक है, एक 48 किलो न्यूटन का तो फोर्स यहाँ है ही। अब अगर हम लोग क्या करें कि चूंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं क्या कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट ए इज जीरो, और आपको पता है कि हिंज सपोर्ट के पास किसी तरह का रेसिस्टिंग मोमेंट नहीं रहता है, और यहाँ एक वर्टिकल रिएक्शन आ रहा था इस पिवोट का ड्यू टू दिस हिंज सपोर्ट। तो हम ए के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट लेना चाहें, तो आर की मोमेंट रिएक्शन की मोमेंट ए के अबाउट क्या होगी, ज़ीरो होगी। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये इस पिवोट की रिएक्शन कितनी थी, आर, जो वर्टिकली अप थी, तो इस रिएक्शन फोर्स की मोमेंट उसी पॉइंट के अबाउट क्या होगी, जीरो ही होगी, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे एक्ट हो रही है। तो आप लिख सकते हैं इसको कि आर इंटू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा प्रेफर्ड साइन कन्वेंशन होगा, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब देखिए जो पी एस होगी ए के अबाउट किस तरह का मोमेंट जनरेट करेगी, ए के अबाउट पी एस जो होगी वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगी। देखिए ए से आप एक लाइन ड्रॉ करिए, तो देखिए इसको घुमाइए पी एस की तरफ, देखिए काउंटर क्लॉकवाइज है, तो हो जाएगा ये प्लस पी एस, और ये डिफरेंस जो डिस्टेंस है ए से लेके पी एस के बीच वो 0.8 मीटर है, तो 0.8। ठीक है, पी बी क्या, मतलब पी बी भी क्या करेगी, आप देखिए ए के अबाउट अगर पी बी का मोमेंट अगर आप लेंगे तो वो भी देखिए काउंटर क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, जिसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो प्लस पी बी इंटू डिस्टेंस कितनी होगी, ये 1.6 और ये 0.8, तो 2.4। ठीक है, क्लियर है, ये सारे डिस्टेंस मीटर में थे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और अब देखिए ये जो 48 किलो न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है, ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड था, इसकी जो डिस्टेंस होगी ए से, ये 0.8 प्लस 1.6 एंड प्लस 0.8, तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा, ये तीनों को ऐड करने पे 3.2। लेकिन देखिए ये ए के अबाउट कौन सा मोमेंट देगी, ए के अबाउट ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगी। यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट देगी, तो क्या होगी इसकी मोमेंट एक्सटर्नल फोर्स की, 48 किलो न्यूटन इंटू 3.2 मीटर। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको हम लोग न्यूटन्स में चेंज कर लें, और जो
जो इन्फॉर्मेशन मीटर में थी उसको हम mm में चेंज कर लें तो कुछ इक्वेशंस इस तरह से विजिबल होगी। तो PS था, वो डिस्टेंस थी आपकी 0.8 मीटर, ये 0.8 मीटर थी, ठीक है, प्लस PB थी और ये डिस्टेंस थी आपकी 2.4 मीटर, माइनस 4.8 किलो न्यूटन था, 48 किलो न्यूटन था, 48 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस थी 3.2 मीटर। आर वाली तो जीरो ही हो जाएगी तो उसको हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, इस सारे मीटर्स को mm में चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो भी डेटा हमारे लिए है, मैंने पहले ही बताया था, मॉस में न्यूटन पर mm स्क्वायर में स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन होती है, तो ज़रूरी है कि लेंथ को mm में रखा जाए एज फार एज पॉसिबल। PB इंटू 2400 हो जाएगा ये mm, और इसको अगर आप राइट लेके चले जाएंगे तो इसको आप न्यूटन में बदल दीजिए, ठीक है, और यहाँ से ये 3200 mm हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन, अगर आप इसमें चीज़ें कॉमन भी कर सकते हैं, 800 को आप से इसको सबको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से, PS ये हो जाएगा 3PB इक्वल टू ये 4, तो ये 192 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, ठीक है। तो हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम के दोनों कंडीशन से, एक फोर्स की कंडीशन से क्या फाइंड किया कि PS प्लस PB प्लस ये आपकी यहाँ पिवोट रिएक्शन थी, ये 48 किलो न्यूटन था, और दूसरा कंडीशन से हमने क्या फाइंड किया, PS और PB में जो रिलेशन था वहाँ से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो एक कंडीशन बचती है वो है आपकी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। वो क्या कंडीशन क्या है, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि उनके आपस में डिफॉर्मेशंस के बीच क्या रिलेशंस हैं, तो उस फिगर को हम लोग रीड्रॉ कर लें, ठीक है। ए पे हिंज किया हुआ था, ए था, ये बी थी, ये आपकी स्टील की रड थी, इसको हम एस से लिख रहे हैं, ये आपकी ब्रॉन्ज थी, इसको हम बी से लिख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कहीं भी स्टेटेड नहीं है कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस 48 किलो न्यूटन इस रिजिड बार ए बी को हॉरिजॉन्टल रहना है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल नहीं रहना है तो आप इसको फिजिकली भी देख सकते हैं, इस इंट पे अगर 48 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, ए बी की कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्टील की रड है मतलब इसमें कितना डिफॉर्मेशन आएगा, ये रड अब यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगी, इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, ये रड यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और ये जो ब्रॉन्ज की रड है यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगी। यहाँ जो ये क्या होगी, एक्सटेंशन इन स्टील रड, और यहाँ से ये क्या होगी, एक्सटेंशन इन ब्रॉन्ज रड, ठीक है। ये जो डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, आई रिपीट इट वन, ये जो है ये तो इसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई, तो इसका चेंज कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन इन ब्रॉन्ज। सिमिलरली इस केस में जो ये डेटा होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगी, एक्सटेंशन इन स्टील। अब आप फ्रॉम द ज्योमेट्री से एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एक्सटेंशन इन स्टील एंड एक्सटेंशन इन ब्रॉन्ज। अब ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये 1.6 मीटर है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है आपकी 0.8 मीटर है, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस 0.8 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए कि एक ट्रायंगल जो है आपके पास, एक ट्रायंगल आपके पास ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल जो है आपके पास वो ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर हम इसको ट्रायंगल 1 बोल दें और इसको ट्रायंगल 2 बोल दें तो देखिए ट्रायंगल 1 एंड 2 क्या है, आपस में सिमिलर है। आई रिपीट इट वन, कि ये जो ट्रायंगल है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्रायंगल 1 है, और ये जो ट्रायंगल है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको आप ट्रायंगल 2 बोल रहे हैं, ये क्या होगी, आपस में सिमिलर होगी, ठीक है। तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम क्या लिख सकते हैं, जो रेशियोज ऑफ रेस्पेक्टिव साइज है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखिए अगर हम इसके तरफ जाएं
तो अगर हम इस साइड्स का रेशियो लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, ये क्या थी एक्सटेंशन इन स्टील और ये क्या थी एक्सटेंशन इन ब्रॉन्ज। तो आप लिख सकते हैं एक्सटेंशन इन स्टील अपॉन एक्सटेंशन इन ब्रॉन्ज इक्वल टू व्हाट। अब इस साइड, अब इसका ये साइड कितना था 0.8 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी थी 0.8 प्लस 1.6, तो ये हो जाएगा 2.4, तो ये हो जाएगा आपका 2.4। ठीक है, तो अब आपके पास एक्सटेंशंस के रिलेशंस आ गए दोनों रड्स की, और यही आपका मोर और लेस क्या है कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन है। ठीक है, अब फ्रॉम द हुक्स लॉ आपके पास इस डेल्टा एस और डेल्टा बी के एक्सप्रेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ से आप कैंसिल आउट करिएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप पी एस डेल्टा एस को क्या क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट पी एल अपॉन ए से, कि यहाँ क्या दिया हुआ था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा बी इक्वल टू 1/3, और डेल्टा एस क्या होगा पी एस एल एस अपॉन ए एस ई एस अपॉन पी बी पी बी एल बी अपॉन ए बी ई बी अपॉन इक्वल टू 1/3। अब हमारे लिए यहाँ सारे डेटा नोन है। देखिए एल एस भी आपके लिए नोन है, एरिया ऑफ स्टील रड भी नोन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील भी नोन है, लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज भी नोन है रड की, एरिया ऑफ ब्रॉन्ज रड की भी नोन है, और यंग्स मॉडुलस ब्रॉन्ज की भी नोन है। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन पी एस एंड पी वी में इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आफ्टर, ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस एल बी की लेंथ कितनी है, एल बी की लेंथ आपकी है 2.4 मीटर, ये हो जाएगी आपकी 2400 mm। ठीक है, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जाइए, डायग्राम को विजिट करिए। देखिए ब्रॉन्ज की लेंथ कितनी है 2.4 मीटर, स्टील की रड की लेंथ कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है, और इसकी एरियाज भी गिवन है आपको, एरिया कितना दिया हुआ है इसका, स्टील की 850 mm स्क्वायर एंड ब्रॉन्ज की 650 mm स्क्वायर। तो सारा डेटा आपको पुट करके आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है पी एस एंड पी बी में। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज रड कितनी हो गई 2400 mm, इसको हमने mm में चेंज कर लिया है। सिमिलरली लेंथ ऑफ स्टील रड कितनी हो जाएगी, ये है आपका 1.2 मीटर, तो इसको हमने चेंज कर दिया mm में, तो ये हो गया आपका 1200 mm। ठीक है, यहाँ mm में है, ये मीटर में थी। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील कितना था 850 mm स्क्वायर, एरिया ऑफ ब्रॉन्ज कितनी थी 650 mm स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए कि एरिया स्टील कितनी थी 850 और ब्रॉन्ज की 650। ठीक है, यहाँ से यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना था 205 गीगा पास्कल एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रॉन्ज 82 गीगा पास्कल। ठीक है, तो अब आपके पास जो रिलेशन था पी एस अपॉन पी बी का, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं रिलेशन, सारा डेटा पुट करने के बाद। तो वहाँ से क्या आएगा, ये सिंस पी एस अपॉन पी एस लेंथ कितनी थी आपकी एल एस की 1200 mm, एरिया कितनी थी स्टील की 850 mm स्क्वायर। ठीक है, इंटू यंग्स मॉडुलस 205 गीगा पास्कल, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमने इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर दिया, इक्वल टू पी बी, इसकी लेंथ कितनी थी एल बी की 2.4 मीटर, इसको हमने mm में चेंज कर दिया था 2400 mm। इसकी एरिया कितनी थी ब्रॉन्ज की 650 mm स्क्वायर, 82 गीगा पास्कल को आप चेंज कर दीजिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो ये इतना आ जाएगा, मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगी पी एस और पी बी में।
यहाँ से क्या होगा, पी एस जो होगा वो 2.179 पी बी होगा। ठीक है, अब आप इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए आप, एंड आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 क्या था, जो आपको हिंज सपोर्ट के मोमेंट बैलेंस करके आया था, वो था आपका पी एस प्लस 3 पी बी इक्वल टू 192,000। ये आपकी इक्वेशन 2 थी, इसको आप देख सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन 2 थी, पी एस प्लस 3 पी बी इक्वल टू 192,000। ठीक है, और आपकी इक्वेशन 1 क्या थी, सॉरी इक्वेशन 3 अभी क्या आपने फाइंड किया है, 2.179 पी बी पी एस इक्वल टू, एंड पी एस इक्वल टू 2.179 पी बी, ये आपकी इक्वेशन 3 थी। तो अगर आप यहाँ से पी एस को 2.179 पी बी यहाँ से इसको स्विच कर दें, तो यहाँ से पी बी की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने के बाद, ये आएगी आपकी 37073 न्यूटन। ठीक है, आ जाएगी ये। उसके बाद अब आपके पास रिलेशंस हैं, तो एंड पी बी कितना होगा, पी बी कितना होगा यहाँ से, सॉरी ये वैल्यू जो होगी ये पी बी की होगी, तो यहाँ से पी एस कितना होगा, यहाँ से पी एस कितना होगा, तो पी एस एंड पी बी में आपके पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है कि पी एस जो है 2.179 पी बी है, तो 2.179 पी बी कितना निकाला था आपने अभी, 37073। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए और देखिए कितना आ रहा है, तो ये आएगी वैल्यू आपकी 80781 न्यूटन। ठीक है, तो आपके पास अब रड्स में जो फोर्सेस डेवलप हो रहे थे वो फाइंड हो गया। ठीक है, तो नाउ स्ट्रेस इन स्टील रड क्या होगा, तो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है स्टील रड में, देखिए जो अब फोर्सेस आपने फाइंड किया 80781 तो और एरिया कितनी है उसकी 850 mm स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 80781 न्यूटन अपॉन एरिया 850 mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इसको आप कैलकुलेट करिए। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 95.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो मेगा पास्कल भी आप कह सकते हैं, इसका मतलब 95.04 मेगा पास्कल। तो स्टील के रड में आपकी स्ट्रेस आ गई। सिमिलरली ब्रॉन्ज के रड में कितनी स्ट्रेस होगी, सिमिलरली स्ट्रेस इन ब्रॉन्ज में क्या होगा, इसको हमने सिग्मा बी बोल दिया, ये क्या हो जाएगा पी बी अपॉन ए बी। पी बी की वैल्यू कितनी थी 37073 अपॉन एरिया 650 mm स्क्वायर, ये आपकी न्यूटन है। इसको आप कैलकुलेट करिए, ये आएगी आपकी 5704 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यही आपकी मेगा पास्कल होगी, कि मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही 1 मेगा पास्कल है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, स्ट्रेसेस की वैल्यू आ गई। अब जो पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया, देखिए पार्ट 1 में आपसे वही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि स्ट्रेसेस इन ईच रड, देखिए ये फाइंड हो गया। अब दूसरा क्या पूछा जा रहा है, रिएक्शन एट द पिवोट। तो रिएक्शन एट द पिवोट के लिए हमारे पास जो पहला इक्वेशन था जो हमने फोर्स बैलेंस करके फाइंड किया, देखिए अब यहाँ से आपका पी एस भी नोन है और पी बी भी नोन है, पी एस नोन है और पी बी नोन है, और ये डेटा आपको नोन है, तो यहाँ से आर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
तो फ्रॉम इक्वेशन सॉल्यूशन 2 के लिए हम बात करें तो फॉर रिएक्शन एट पिवोट ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने अपवार्ड माना था ए पे, तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से पी एस प्लस पी बी ओके प्लस आर ए इक्वल टू 48 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप आर ए को फाइंड करिएगा तो ये आर ए की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। देखिए पी एस की वैल्यू कितनी है आपकी, पी एस आपकी वैल्यू है आपकी 80781, तो ये आपकी न्यूटन, ये वर्टिकली अपवार्ड थी तो पॉजिटिव हो गई, प्लस पी बी भी वर्टिकली अपवार्ड था तो 73773 न्यूटन, ये आपकी वर्टिकली अपवार्ड थी इसलिए पॉजिटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव है, प्लस आर ए। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर हम साइन कन्वेंशन को देखें तो ये एक्चुअल में वर्टिकली डाउनवार्ड थी। ठीक है, जिसको हमने राइट लेके गए थे इसलिए पॉजिटिव थी, तो ये 48 किलो न्यूटन आ जाएगा, तो ये न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप आर ए को फाइंड करिएगा तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, तो ये वैल्यू कितनी नेगेटिव में आएगी, 69854 किलो न्यूटन, ये नेगेटिव में आएगी। इसका मतलब जो हमारा एज्यूम डायरेक्शन था वो गलत था, तो इसका मतलब जो आर ए होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड करेगी, एक्ट होगी, सिंस आर ए कम्स आउट टू बी नेगेटिव, therefore it acts in vertically downward direction। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसलिए रिएक्शन एट ए क्या होगा, 69854 न्यूटन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये भी हमारे लिए फाइंड हो गया। तो हमने इस न्यूमेरिकल में देखा कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे टू फाइंड द अननोन्स। ओके, एंड आई थिंक you understand the numericals, okay, and understand the concept also. Thank you for this lecture. Thanks, and we will meet again for the next lecture. Okay, thanks.